गली से गुजरते हुए कई बार उस उत्सुक से चेहरे को देखा। हर बार मौन रहकर आंखों ही आंखों में बातें हुई। लगा कि उनको भी मेरे बारे में जानने में दिलचस्पी है, ठीक उसी तरह जैसे उनके बारे में मैं जानना चाहती थी। बिल्कुल सुनहरे बाल, सांवले से भी अधिक गहरा रंग, कुछ बचे हुए थोड़े पीले से दांत, गोलमोल शरीर, कॉटन की साड़ी कुछ ठीक ठाक सी लपेटी हुई, खुद को संभालते हुए ढुलमुल सी चलती। कुछ 75 से 80 साल के बीच रही होंगी वो दादी। भारतीयों की एक खूबसूरत बात है, अनजान लोगों से भी रिश्ते जोड़ लेते हैं। वो मेरे लिए एक ओल्ड लेडी नहीं थी, एक दादी थी। वैसे ही जैसे हमारे पड़ोसी मिस्टर एंड मिसेस कपूर न होकर अंकल आंटी थे और उनकी बेटियां दीदी। रोज़ रोज़ की उन मौन बातों से अलग आज मैंने उन्हें देखा और मैं मुस्कुराई और बस वो पूछ बैठी, कैसी हो बेटा? मैंने कहा, ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं? मन ही मन मैंने सोचा, यही तो मैं जानना चाहती थी इतने दिनों से। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ, कि क्यों वो घंटों गेट पर खड़ी रहती हैं, किसका इंतज़ार करती हैं, कौन कौन है उनके घर में, कोई बात क्यों नहीं करता उनसे, कोई मिलता क्यों नहीं। पर ये सब पहली मुलाकात में कैसे पूछती। खैर, उन्होंने भी जवाब दिया, ठीक हूँ बेटा। कॉलेज से आ रही हो क्या? मैंने कहा, हाँ दादी, और बोलते हुए मैं अपने घर की ओर कदम बढ़ाने लगी। अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त फिर वो गेट पर ही खड़ी मिली। अब तो एक जान पहचान सी हो चुकी थी। देखते ही मैं मुस्कुराई और कहा, नमस्ते दादी। आज ये मुस्कुराहट हर बार से कुछ अलग थी। हर रोज़ कॉलेज से आते समय लगता मेरा ही इंतज़ार करती हैं वो गेट पर खड़े खड़े, पर ऐसा नहीं था। हर आने जाने वालों से वो यूं ही पेश आती थी। कभी कभी अपने घर की छत से उन्हें ऐसा करते देखा था मैंने। वो कॉलोनी थी जहाँ मेडिकल की कई छात्राएं किराए का घर लेकर रहती थी। मैं भी उन्हीं में से एक थी। पढ़ाई के लिए अपने शहर, अपने घर से दूर, अजनबी शहर और अजनबी लोगों के बीच मन लगाते हुए और पढ़ाई करते हुए। सिर्फ डिग्री ही हासिल नहीं करते हम, बहुत सारी यादें जोड़ लेते हैं, दुनियादारी सीखते हैं, अजनबी लोगों में अपना पराया पहचानते हैं। एक दिन दादी ने पूछ लिया, बेटा किस शहर से हो? मैंने कहा, बनारस। दादी बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से हंसी और बोली, ठगों का शहर? मुझे कुछ बुरा भी लगा और अजीब भी, पर उनकी उम्र का लिहाज कर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादी, ऐसा नहीं है, बनारस तो बड़ी धार्मिक जगह है। दादी ने कहा, तुमको नहीं पता होगा, तुम तो इस ज़माने की हो ना, लेकिन हमारे समय में बनारस और बरेली के ठग बड़े मशहूर थे। पहले जब लोग इन शहरों में व्यापार करने या किसी दूसरे काम से जाते थे तो लोग कहते थे, संभल के जाना, ठगों का शहर है। आज उन्होंने मेरा परिचय बरेली और बनारस के अनोखे रिश्ते ठगी से कराया। अब तक बरेली को मैं बरेली के झुमके से जानती थी, फिर अपने कॉलेज से जाना, और आज ये नई पहचान। कॉलोनी वालों से सुना था दादी के बच्चे हैं, पर कोई उनके साथ नहीं रहता। नाती पोतों वाली दादी, और 5 साल से उनके परिवार में कोई नहीं दिखा मुझे। और दादाजी, हाँ, उनका जिक्र तो किया ही नहीं मैंने। मुझे तो खुद भी तकरीबन 6 महीने बाद पता चला कि जो बुज़ुर्ग गली की दूसरी तरफ कुर्सी लगाकर धूप सेकते हैं वो दादी के पति हैं। इकहरा बदन, तनी हुई पीठ, चिकने से सर पर मामूली से छोटे छोटे बाल, और रंग दादी से कहीं ज़्यादा साफ। हैरान हुई ये जानकर कि दादा दादी में बात नहीं होती, कोई बड़ा झगड़ा हुआ था दोनों के बीच शायद। एक ही घर में रहते हैं पर घर के 2 हिस्से हैं। दादी का कमरा ड्राइंग रूम है, उसी में उनकी छोटी सी पोर्टेबल टीवी, एक चौकी, 2 बर्नर वाला गैस स्टोव, एक बड़ा सिलेंडर, बर्तनों का अंबार, एक टूटी सी कुर्सी, एक नन्हा सा मेज़। एक अजीब सी गंध थी उस कमरे में। ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे में सालों से कोई नहीं आया। जब पहली बार कॉलेज से घर लौटते वक्त उन्होंने मुझे अपने घर में आने की ज़िद की तो पहली बार में ही उस कमरे की तस्वीर आंखों में खिंच गई। मन भर आया। ये बुढ़ापा, ये अकेलापन। दादी ने कुछ बनाया था मेरे लिए, कुछ मीठे बिस्किट जैसा था। ज़िद करने लगी कि खाना ही होगा। मन में ख्याल आया, कोई तो नहीं आता इनके घर,
फिर मुझे क्यों बुलाया? ठीक तो होगा ना, सफाई से तो बनाया होगा ना। फिर भी मैंने उनका मन रखने के लिए एक बिस्किट खा लिया। बहुत स्वादिष्ट था, इतना कि मैंने उनसे रेसिपी भी पूछ ली और मन किया क्यों नहीं 2-4 ले जाने के लिए दे देती। दादी थी ना, मन की बात बिना बोले ही समझ गई। 4 बिस्किट कागज़ में लपेटकर हाथ में दे दी और बोली, घर जाकर खाना। मेरी आंखों से आंसू आने ही लगे थे। उनके अकेलेपन पर रो ना पड़ूं, इसलिए जल्दी जल्दी वहाँ से चल दी। घर आकर लगा कि भरा पूरा परिवार होकर भी अपनी खुशियाँ दूसरों में आखिर क्यों तलाश करनी पड़ती है लोगों को। आज जाने क्या क्या सोचकर ये बिस्किट तले होंगे उन्होंने, क्या खास मेरे लिए बनाए होंगे। फिर घंटों गेट पर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार किया होगा। बाहर भी तो दे सकती थी, लेकिन सोचा होगा घर में बुलाती हूँ, उस घर का सूनापन दूर करने के लिए। अगले ही पल लगा, इतना क्यों सोच रही हूँ मैं? सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपने हिस्से का सुख दुख झेल रहे हैं। मैं भी तो यहाँ पढ़ने आई हूँ। ये सब सोचने का समय ही कहाँ है। और अपना मन वहाँ से हटा लिया। मन क्या हटाया, दिमाग हटा लिया। मन में तो वो आज तक हैं और शायद उनका मेरी तरफ यूँ ममता दिखाना हमेशा उन्हें मेरे मन में रखेगा। लगा ऐसा क्या झगड़ा हो गया दोनों के बीच, जो आज इतने सालों से बात नहीं की एक दूसरे से। दोनों ने एक दूसरे से सॉरी बोलकर अपना बुढ़ापा एक दूसरे के सहारे क्यों नहीं काट लेते। कॉलेज से लौटते समय दादी से नमस्ते करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा हो गया था। जब दादाजी दूसरी तरफ कुर्सी लगाकर धूप सेक रहे होते तो लगता बड़ी ज़्यादती करती हूँ मैं। दादी को तो नमस्ते करती हूँ, दादा की तरफ देखती भी नहीं। बड़ी नाइंसाफ़ी है उनके साथ। वो भी मुझे ऐसे देखते तो लगता जैसे पूछ रहे हों, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझसे नमस्ते नहीं करती। संकोच में मुस्कुराने से बात आगे बढ़कर उन्हें भी नमस्ते करने तक पहुंच गई। गली कुछ 10 फुट चौड़ी रही होगी। जब दोनों गली के इधर उधर बैठे रहते तो अजीब असमंजस में होती मैं। क्या करूं, दोनों को नमस्ते करूं? शायद दोनों को खुश रखना चाहती थी मैं। फिर लगा ये नमस्ते करना शुरू ही क्यों किया मैंने। अपने ही ऊपर गुस्सा आता था। लेकिन जब दोनों को देखती तो दया आती और प्यार भी, और ज़ुबान से निकल ही जाता, कैसे हैं आप, नमस्ते। अब जब इस बात को इतने साल बीत गए हैं तब भी लगता है वो सब जहन में आज भी ताज़ा ताज़ा है। करीब 1 साल पहले पता चला कि दादी गुज़र गई हैं। दिल का दौरा पड़ा था। बरेली में जिनके घर में रहती थी उन भाभी ने बताया। वो भी रुआसी हो गई थी बताते बताते। बोल रही थी कि दादी के गुज़रने पर दादा चीख चीख कर रोए थे। बड़ी दहला देने वाली चीखें थी वो। उससे पहले दादा को बहुत कम बोलते सुना था सभी ने।